नादरीन, कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ इंडिया के अंदर और इंडिया की जानिब से साउथ एशिया में की जाने वाली एक बहुत बड़ी साजिश के सबूत कल सामने आए हैं। असल में हो कुछ यूं रहा है कि पिछले कई डेकेड से ये जो इलाका है जिसे आप साउथ एशिया कहते हैं, इसको इंडिया एक मुल्क में तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है पिछले कई डेकेड से। 1947 से लेकर 1998 तक इंडिया ने भरपूर तरीके के साथ इस मंसूबे पे सिस्टमेटिकली काम किया हुआ है। अलबत्ता 1998 में एक बड़ा वाकया ऐसा हुआ था जिसने इंडिया की इस एक्सपेंशनिज्म वाली पॉलिसी पे कुछ रोक लगा दी थी थोड़े अरसे के लिए। 1998 वाला वो कौन सा वाकया था, इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इस कहानी को आपको समझाने के लिए हम आपको एक बार फिर जरा पीछे लेकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप समझ सकें कि कई डेकेड से साउथ एशिया में दरअसल गेम चल क्या रहा है। हम आपसे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 1960s और 70s से ही इंडिया ने अपने इस एक्सपेंशनिज्म वाले नजरिए पे काम करना शुरू कर दिया था दरअसल, और कई मुल्कों के अंदर प्रॉक्सीज इंडिया की जानिब से बनाई जा चुकी थी जिनका काम ही यही था कि इंडिया को इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए और इनकी राह हमवार करने के लिए ये प्रॉक्सीज इंडिया की मदद करें। दरअसल इंडिया के अंदर एक बड़ा माइंडसेट ऐसा था जिसने 1947 की डिवीजन को दरअसल माना ही नहीं था कभी, और वो आज तक इस बात को तस्लीम करने से इनकार करते रहते हैं कि इतना बड़ा इलाका जो इंडिया से गया है ये दरअसल कोई सही डिवीजन नहीं हुई बल्कि इंडिया के साथ इनजस्टिस हुआ है। और फिर शिकस्त के इसी एहसास ने उन ख्याली थ्योरीज को मजीद हवा दी हुई है ओवर द ईयर्स कि इंडिया कभी अफगानिस्तान तक हुआ करता था। इसके बाद हुआ ये कि सबसे पहले तिब्बत पर नजरें गाड़ी गई, ये कहकर कि ये भी इंडिया का इलाका है, और अमेरिका के साथ मिलकर वहां बगावतें पैदा की गई दलाई लामा की क़यादत में, जो कि वहां का एक स्पिरिचुअल गुरु था जिसकी तिब्बत में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। अलबत्ता ये बगावत चीन ने नाकाम बना दी, तो इंडिया ने अपने इन एसेट्स को फिर तिब्बत से इंडिया बुला लिया और इनके कई फॉलोअर्स भी इनके साथ आ गए, और फिर इनको इंडिया के एक इलाके धर्मशाला में लाकर सेटल किया गया और इनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना के सही वक्त का इंतजार किया जाने लगा कि इस बगावत को चीन के अंदर दोबारा लॉन्च किया जाएगा, लेकिन सही वक्त आने पर। और आज तक इंडिया की जानिब से तिब्बत कार्ड का जिक्र होता रहता है कि हमारे पास तिब्बत कार्ड है। ये इंडिया के एक्सपेंशनिज्म वाले माइंडसेट का पहला मिसाल था। इसके बाद भूटान से उसकी आज़ादी छीन ली गई और उससे इंडिया ने ये हक छीन लिया कि वो अगर इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहता तो अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी सरेंडर कर दे, और आज तक भूटान अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद नहीं बना सकता। इंडिया की अप्रूवल के बिना वो कुछ नहीं कर सकता उन अनरीजनेबल एग्रीमेंट्स की वजह से जो कि इंडिया ने उसके साथ कर रखे हैं। इसके बाद भूटान के पड़ोस में ही एक इंडिया का पड़ोसी मुल्क हुआ करता था जिसे सिक्किम कहा करते थे। इसके अंदर इंडिया ने अपने एजेंट्स के जरिए पहले बादशाह के खिलाफ बगावतें पैदा की और उसको वहां से भगा दिया, और फिर अपने उन्हीं एजेंट्स के जरिए वहां की असेंबली से एक कानून पास करवा दिया कि सिक्किम जो है वो अब मुल्क नहीं रहा बल्कि एक इंडिया की स्टेट बन चुका है। इसके बीच ही कहीं 1971 भी हुआ और उसमें भी इंडिया का रोल सामने आता है, लेकिन फौरी तौर पर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया ने कब्जा नहीं किया क्योंकि वहां पर जो मूवमेंट उठी थी वो बंगाली नेशनलिज्म की बुनियाद पर उठी थी, इंडिया के फेवर में नहीं उठी थी। लिहाजा इंडिया के लिए वो आइडियल टाइम नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर फौज घुसाकर और उस पर कब्जा कर सके उस वक्त। तो बांग्लादेश के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि चूंकि ये एक बहुत बड़ा मुल्क था, इसकी करोड़ों की पॉपुलेशन थी और ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट वहां पर चल रही थी जिसमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में उस वक्त बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करना इंडिया के लिए मुमकिन ना था, और फिर वहां पर भी सही टाइम का इंतजार गालिबन किया जाने लगा कि कब पब्लिक परसेप्शन इंडिया की फेवर में जाती है और फिर वहां पर सिक्किम के तर्ज की कार्रवाई की जाए। इसके बाद श्रीलंका के ऊपर फौज भेजी गई, इस पे कब्जा करने की एक कोशिश की गई और वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ, लेकिन श्रीलंका वाला मंसूबा भी नाकाम हो गया था और उस शर्मनाक नाकामी के बाद इंडिया को वहां से वापस आना पड़ गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि कोई एक मुल्क ऐसा नहीं रहा साउथ एशिया का जहां इंडिया ने फौज ना घुसाई हुई हो अपनी। इसके बाद 1990s में एक वाकया हुआ
जिससे साउथ एशिया में पावर बैलेंस थोड़ा सा बदल गया। यानी पहले साउथ एशिया में इंडिया एक बड़ी पावर के तौर पर उभर रहा था, जिसको इर्द गिर्द के इलाकों से इतना बड़ा खतरा नहीं था सवाए चीन के, लेकिन चीन साइडलाइन हुआ पड़ा था उस वक्त, उसका इन इलाकों से कोई ज्यादा वास्ता था नहीं उन दिनों। तो इंडिया भरपूर तरीके के साथ पूरे साउथ एशिया को डोमिनेट कर रहा था उस वक्त। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि पावर बैलेंस बदल जाता है इस खित्ते का, जिस वजह से इंडिया की उन हरकतों पे जो कि मुसलसल हो रही थी साउथ एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, उन हरकतों पे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग गया था। और वो वाकया पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट था। इस टेस्ट के बाद साउथ एशिया में इंडिया को जो एक अकेला बड़ा पावर जो कि न्यूक्लियर भी रखता था, इंडिया का वो स्टेटस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ और अब 2 न्यूक्लियर पावर साउथ एशिया में पैदा हो चुके थे, चीन के अलावा भी। यानी उन इलाकों में एक और न्यूक्लियर पावर पैदा हो चुका था जहां पर इंडिया डोमिनेट कर रहा था। और फिर इस फैक्टर का असर पहली बार हमें श्रीलंका की जंग में नजर आया, जो कि श्रीलंका की सिविल वॉर चल रही थी, जहां इंडिया एक तरफ अपनी प्रॉक्सीज तमिल टाइगर्स को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि बाद में जब इंडिया ने देखा कि वो लूज कर रहे हैं इस जंग को, तो इंडिया ने भी तमिल टाइगर्स से अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन ऑल द वे इंडिया की भरपूर हिमायत बहरहाल हासिल रही थी तमिल टाइगर्स को। लेकिन जब तमिल टाइगर्स हार रहे थे तब भी इंडिया उनकी मदद के लिए डायरेक्टली नहीं आया, इंडिया ने अपनी फौजें नहीं भेजी, क्योंकि दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान था जो कि सिंहाली नस्ल के जो लोकल श्रीलंकन्स थे उसको सपोर्ट कर रहा था, जो वहां की हुकूमत थी। तो मादी के बरखिलाफ इंडिया ने इस फड्डे के अंदर अपनी फौज नहीं भेजी थी। जिस तरह इंडिया ने 1960s में चीन के अंदर, 1970s में सिक्किम के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और फिर 1980s में मालदीव और श्रीलंका के अंदर भेज चुका था इंडिया, इस बार 90s में और 2000 के बाद जब श्रीलंका में जंग चल रही थी तो इंडिया ने अपनी फौज नहीं भेजी। लेकिन 2014 में जब मोदी साहब की हुकूमत आती है तो इंडिया ने एक बार फिर उन सब मुल्कों के अंदर कब्जे की कोशिशें करना शुरू कर दी। अलबत्ता इस बार एक नए अंदाज में ये सारी चीजें इंडिया ने करना शुरू की। वो यूं कि जहां जहां इंडिया की सबऑर्डिनेट हुकूमत नहीं थी, इंडिया ने वहां की सियासत में मुदाखलत करते हुए अपनी हुकूमतें वहां प्लांट करने का काम शुरू कर दिया। और इस बात का खुलासा अब कोई आम बीजेपी नेता नहीं बल्कि बीजेपी त्रिपुरा के सीएम बिप्लब दीप साहब ने खुद किया है। जी हां, घर का भेदी लंका ढाए। वही त्रिपुरा जो कि असल में बंगाल का ही हिस्सा रहा है तारीखी तौर पर, लेकिन अब वो इंडिया के जेर असर है और 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है। उसके चीफ मिनिस्टर ने ये सनसनीखेज और चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है कि इस हफ्ते जब अमित शाह त्रिपुरा आए थे तो उन्होंने बीजेपी त्रिपुरा के आला अहदेदारों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान ये इंकशाफ किया अमित शाह साहब ने कि बीजेपी नेपाल में भी कोशिशें कर रही है कि केपी ओली साहब की जो हुकूमत है उनके खिलाफ मुजाहरे मजीद तेज कर दिए जाए और केपी ओली साहब की जगह पर बीजेपी नेपाल का ही कोई बंदा वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, बीजेपी नेपाल का एक खुफिया विंग बना हुआ है जिसके मेंबर बज़ाहिर केपी ओली की अपोजिशन जमातों में शामिल हैं, लेकिन असल में वो बीजेपी के मेंबर हैं। इनको बीजेपी हुकूमत में लाने वाली है। ये इंकशाफ अमित शाह साहब ने उस मीटिंग के दौरान किया और इसका खुलासा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने खुद किया है। यानी सेम सिक्किम वाला मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिशें की जा रही है वहां पर। और श्रीलंका की मौजूदा हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर इंडिया के खिलाफ हो चुकी है। लास्ट वीक ही श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट से इंडिया की छुट्टी करा के इंडिया को श्रीलंका से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया है। लिहाजा वहां भी इंडिया मौजूदा हुकूमत को हटा के अपनी हुकूमत बनाने जा रहा है और वहां पर भी बीजेपी अपने लोग मुख्तलिफ जमातों में प्लांट कर चुकी है जिनके जरिए हुकूमत गिराने का काम किया जाएगा बहुत जल्द। और इंडिया के इस ग्रांड मंसूबे का मास्टरमाइंड बिप्लब साहब के बकौल और कोई नहीं, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब खुद हैं। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी दे देते हैं हम कि अमित शाह ने अपने ऑफिस के अंदर एक स्पेशल सेल बना रखा है जिसका काम ही यही है कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर अमित शाह साहब का ये स्पेशल सेल काम कर रहा होता है। और इस बात की पुष्टि अब त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर के सनसनीखेज कन्फेशन से हो जाती है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली साहब पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया एडी चौधरी का जोर लगा रहा है नेपाल के अंदर उनको हटा के अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए।
लेकिन अब इस खित्ते के हवाले से इस ग्रेट गेम का इंकशाफ हुआ है कि जहां जहां रीजन में मोदी मुखालिफ हुकूमतें हैं, इस पूरे साउथ एशिया के रीजन में, वहां वहां इंडिया इस तरह इंटरफेयर करके अपनी हुकूमतें लाने का प्रयास कर रहा है। हमने शुरू में इंडिया की जो पास्ट में साउथ एशिया के मुल्कों पे कब्जा करने की कोशिशें थी, इनके बारे में इसीलिए आपको बताया था कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो खौफनाक खबरें इंडिया से आ रही हैं, ये महज खबरें नहीं है, ऐसा हकीकत में इंडिया करता रहा है पास्ट में। और इस वक्त भी इंडिया सिर्फ मौके के इंतजार में है कि इन मुल्कों में से किसी मुल्क के खिलाफ मौका मिल जाए और इंडिया वहां पर अपनी फौज भेज सके और अपना कब्जा मुस्तहकम कर सके। लेकिन फौज भेजने से पहले इंडिया को इन मुल्कों के अंदर से पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, ताकि इंडिया ये तासुर दे सके कि वो इन मुल्कों में फौज भेज के इन्वेजन नहीं कर रहा, बल्कि इन मुल्कों की रिक्वेस्ट पर ही उनकी हेल्प के लिए अपनी फौजें भेज रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, ये कहकर कि वो इन मुल्कों के अवाम की हेल्प करने जा रहे हैं और वहां पे डेमोक्रेसी कायम करने जा रहे हैं।